गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने पुली प्रॉब्लम शुरू करी थी। आई होप आखिरी वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। जो हमने नॉर्मल क्या पुली ली थी, हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। पुली में मास m1 था और m2 था, राइट। अच्छा, पुली जब तक आपको बोला ना जाए, वैसे बोला हमेशा जाएगा, बट अगर ना बोला भी जाए तब भी आप क्या मान के चलोगे? हमेशा डिस्क मान के चलोगे, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r। अगर आपको नहीं बताया गया कि डिस्क कैसी, वो पुली कैसी है, अगर बताया गया है तब आप ठीक है, जैसा बताया गया वैसा मानो। बट इफ इट इज नॉट गिवन, देन यू विल अज्यूम दैट द डिस्क इज, सॉरी, पुली इज डिस्क। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा डन था। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पर हमारे पास? m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 या m इंटू इंटू g, यही आई थी वैल्यू भाई, m/2, राइट। चलो आगे बढ़े, एक और सवाल करो। अब बैच कर लेते हैं। लेट्स मेक अ वेज। लेट्स से ये m1, ये m2 और ये एंगल हमारा वही फेवरेट 37 डिग्री, राइट। पुली का मास m, रेडियस r, ठीक है, डिस्क है, करेक्ट। और m1 इज स्टिल ग्रेटर देन m2, नो स्लिपिंग, अभी भी नो स्लिपिंग, ठीक है। अच्छा, तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ m1, एक्सेलरेशन अल्फा, ये सब बता दो। टेंशन कितनी कितनी होगी, इक्वेशंस बना दो। आपको दे रहा हूं मैं 2 मिनट का समय, बस इक्वेशन बना दो। रोटेशन की, ट्रांसलेशन की, जितने वेरिएबल अज्यूम करो उतनी इक्वेशंस बना दो। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हम स्टेप्स जो फॉलो करेंगे वो भी देख लो। पहला स्टेप क्या रखेंगे हम अपना? वही एफपीडी फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप, अज्यूमिंग एक्सेलरेशंस अल्फा। थर्ड, नोटिस देखें, नोटिस करेंगे क्या स्लिपिंग है या नहीं है, स्लिपिंग और नो स्लिपिंग, ठीक है। अकॉर्डिंगली कंस्ट्रेंट की इक्वेशन देखेंगे। एंड फोर्थ, ट्रांसलेशन इक्वेशंस एंड रोटेशनल इक्वेशंस। बस ये काम करना है बेसिकली हमको। इक्वेशंस बन जाए तो बताओ फटाफट। बनी इक्वेशंस?
ओके, गुड। नंदनी, प्रेरक, आओ चलो देखिए कौन सा मास नीचे आएगा, M1 या M2? कौन सा आएगा, 1 या 2? नीचे कौन सा आएगा? डेफिनेट सी बात है, M1 नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A। जितना इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, उतना ही M2 का ऊपर की तरफ A। डिस्क कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? डिस्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। कितने से? अल्फा से। ठीक है, M1 पे लगेगा नीचे M1G, ऊपर टेंशन T1, यहाँ पर भी T1। टेंशन सेम डिफरेंट? टेंशन सेम डिफरेंट? डिफरेंट। T2, T2, यहाँ पर M2G साइन थीटा। थीटा की वैल्यू फाइनली रख देंगे हम 37 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। वो तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं दे रखा, फ्रिक्शन दे रखा होता तो वो भी लगाते, है ना, फ्रिक्शन दे रखा होता तो वो भी लगाते। राइट। अच्छा, चलो बस इतना हो गया हमारे पास। ओके, बस अब इक्वेशन बना देते हैं। पहले देखो स्लिपिंग है या नहीं है? नहीं है, स्लिपिंग नहीं है। तो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन ध्यान देके, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या होगी? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कहां पर? पुली पर। पुली पर हमारे पास ये रोप आ रही है नीचे कितने से? ए से। और पुली क्योंकि ये घूम रही है अल्फा से, इसलिए इसका ये वाला पॉइंट नीचे आएगा कितने से? अल्फा आर से। और सिंस देर इज नो स्लिपिंग, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, तो ए इक्वल टू अल्फा आर। मैं इसलिए बार बार फोकस दे रहा हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि ये गलती करी जाती है। राइट, ये गलती नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे ए इक्वल टू अल्फा आर लगाएंगे। लेकिन ये ए इक्वल टू अल्फा आर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन नहीं है, किसकी इक्वेशन है? कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। करेक्ट, स्लिपिंग नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, इसी वजह से ए इक्वल टू अल्फा आर है। ये वाला अल्फा आर सर्कुलर मोशन वाला है, समझ रहे हो, ये वाला अल्फा आर, ये जो लिखा मैंने, ये सर्कुलर मोशन की वजह से है। बट ये ए और ये अल्फा आर बराबर कंस्टेंट की वजह से है। ठीक, किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दो अभी भी। क्लियर है ये पॉइंट, ये कंस्ट्रेंट है। ओके, गुड। चलो बस अब रोटेशन और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की इक्वेशंस और रोटेशन की इक्वेशंस। कनेक्टर तो हमें मिल ही गया, ए इक्वल टू अल्फा। ट्रांसलेशन की इक्वेशन बचपन से सीखते आ रहे हैं। M1 पर लगेगी क्या इक्वेशन लगेगी? M1 पर M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। M2 पे लगेगी क्या लगेगी? T2 माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2A। और रोटेशन की इक्वेशन पुली पे लगेगी, क्या लगेगी भाई? एक्चुअल में घुमा कौन रहा है पुली को? फ्रिक्शन। पुली पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बट फ्रिक्शन और टेंशन का टॉर्क सेम आएगा, इसलिए हम स्लिपिंग नहीं है क्योंकि, तो हम टेंशन का लिख देते हैं। टेंशन का क्या टॉर्क लिखेंगे? T1 का टॉर्क T1 इंटू आर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, प्लस T2 आर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये सब हम किस पे बैठ के देख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे, इस पॉइंट पर बैठ के देख रहे हैं। इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू mr² बाय 2 अल्फा। अल्फा की जगह वापस से हम क्या लिख देंगे? A/R लिख देंगे।
T1 minus T2 is equal to mr by 2 अल्फा की जगह वापस से a by r से r फिर से गया. You can solve the equations. ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कर सकते हो सॉल्व. हाँ या ना? मर जाए आगे. कोई डाउट किसी को पूछ लो. किसी का कोई भी डाउट? अक्षत, मोहित, नमन, ओजस्वी, राधे, यशस्वी, युक्ति. आंसर सेम क्यों आएगा बेटा? साइन थीटा आ गया ना. ओके चलो अगला सवाल देखो. अब देखो एनएलएम में जैसे हमने क्वेश्चंस वो तो कितने ही बनाते चले जाएं, बनाते जाओ, सॉल्व करते जाएं. यहाँ पर अगर दोनों तरफ, अच्छा ये बताओ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम केवल वैरायटी देख रहे हैं क्योंकि हमने एनएलएम में की हुई है ये पूरी वैरायटी. यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया, ये पुली है, ये एक और ब्लॉक है. जरूरत है करने की या कर लोगे? ये तो कर लोगे. फिर आपके पास एक पुली ये रही, एक पुली ये रही. चलो एक कर ही लो, एक तो कर ही लो. चलो एक कर लो. ये तो कर सकते हैं सब, है ना? तो यहाँ पर M1G पूरा पूरा लग गया था, यहाँ पर M1G का भी साइन थीटा कंपोनेंट लगेगा. करेक्ट. एक तो फर्क आएगा. चलो दो पुली पे आते हैं. दो पुली पे आते हैं. ठीक है करो. एक मास ये रहा M1 और एक मास ये रहा M2 और लेट्स से इस मास M3, रेडियस R3, M4 R4. रेडियस R3 R4 इसलिए दी क्योंकि मास हमने ऐसा ले लिया. ठीक है. डिस्क हैं दोनों पुली, नो स्लिपिंग अभी भी. क्या बताओगे? बता दो. M1 इज ग्रेटर देन M2. बताओ. एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ. इक्वेशन लिखो. अब दो जगह स्लिपिंग हो रही है, ओ सॉरी दो जगह रोटेशन हो रहा है. कहाँ कहाँ? पुली नंबर 1 पर और सॉरी पुली नंबर 3 पर और पुली नंबर 4. वन और टू नहीं है पुली. ठीक है. 3 और 4 दे दिया नाम हमने. क्या रखा है नाम में? राइट. इक्वेशंस बन जाएं तो बता देना. एफपीडी बनाओ पहले तो. एफपीडी डन. हाँ तो मुझे ये बताओ बेटा, टेंशन कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4. नंबर ऑफ टेंशन कितनी ली है नंदनी?
गलत, वंश करेक्ट, प्रेरक करेक्ट, रिचिता नहीं, जसकिरत करेक्ट, रेजुल नहीं, नहीं रिचिता, देवांश गलत, आईपैड भाई 2 कैसे होंगे, 3 होंगी ना, देखो T1 T2 T3 ऐसे होनी चाहिए। 4 कहां से ले ली शुभम? नंदनी शुभम बताओ बेटा, 4 कहां पे ली? तीसरी, 3 तो समझ में आ गई, चौथी कहां पे ले ली तुमने? बताओ, अनम्यूट करके बताओ। ऊपर अलग अलग ले ली थी, मतलब T2 और T2 नहीं ली थी, T2 और T3 कर दी थी यहाँ पर, है ना? हाँ, वो नहीं करनी है टेंशन। किसी भी स्ट्रिंग में जब तक वो एनकाउंटर नहीं कर रही किसी मास से, तब तक तो सेम रहेगी ना, सिंपल सी बात। अच्छा, तुमने अगर अलग अलग ले भी ली तो भी हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। T3 इक्वल टू तुम्हारा T2 और T3 बराबर हो जाता है फिर। एक्सेलरेशंस देखो, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a, इसका ऊपर की तरफ a, इसका अल्फा 3, तो इसका अल्फा 3 या अल्फा 4, सेम या डिफरेंट? अल्फा, अल्फा सेम, अल्फा डिफरेंट, अल्फा 4। आईपैड फिर से गलत, सेम नहीं आएगा बेटा, डिफरेंट। भाई खुद सोच, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो। लेट से पुली 3 आपकी ऐसी थी और पुली 4 ऐसी है, पुली 4 ऐसी है, ठीक है? इमेजिन कर लो, अब ये जितनी स्पीड से घूमेगी अल्फा 1, और ये जितनी स्पीड से घूमेगी, सोच, अगर ये एक चक्कर घूम गई, छोटी वाली पुली एक चक्कर घूमी, तो उसने कुछ रस्सी छोड़ दी, लेट से 1 मीटर रस्सी छोड़ दी, छोटी वाली पुली ये P2 एक चक्कर घूम गई तो उसने 1 मीटर रस्सी छोड़ी लेट से, तो बड़ी वाली पुली P1, क्या इसको एक चक्कर घूमना पड़ेगा 1 मीटर रस्सी लेने के लिए? ना, ये तो थोड़ा सा घूम जाएगी तो काम हो जाएगा। तो दोनों का अल्फा क्या होगा? अलग अलग, दोनों का ओमेगा क्या होगा? अलग अलग, ठीक। मास और रेडियस भी इक्वल कर देंगे तो भी अल्फा डिफरेंट आना चाहिए। देख लेंगे क्या हो गया प्रेरक, देख लेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन से अपने आप आ जाएगा वो तो। वैसे अगर मास ऑफ पुली सेम है, रेडियस ऑफ पुली सेम है, मास ऑफ पुली से मतलब नहीं है, रेडियस ऑफ पुली अगर सेम है तो हमारे पास अल्फा सेम आता। देखेंगे, समझाऊंगा, अभी पहले एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। अच्छे से लॉजिक लगाओ। करेक्ट वंश, सही बेटा, 2 एक क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाई तूने ये। करेक्ट रिजल्ट, कंस्ट्रेंट सही बना दिया फिर तो आपका काम अपने आप आधे से ज्यादा हो गया। हाफ ऑफ द बैटल इज मेकिंग द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। आओ
चलो M1 पर लगाते हैं, मतलब एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। M1G, M2G सबसे आसान, ठीक है। M3G भी लग रहा है, कोई मतलब नहीं क्योंकि वो फिक्स है, केवल घूमने का काम करवा रहे हैं उससे। M3G और M4G से हमें कोई मतलब है नहीं, क्यों? केवल घूमने का काम कर रही है पुली, है ना। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो कोई टेंशन तो है नहीं, ठीक। तो अब देखो कंस्ट्रेंट, तो भाई पुली 3 पर फिर से वही बात, सेम बात कर रहे हैं। पुली 3 पर ये रस्सी नीचे आ रही है ए से, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है अल्फा 3 R3 से, स्लिपिंग नहीं है, तो A इज इक्वल टू अल्फा 3 R3। पुली 4, यहां से इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? अल्फा 4 R4, और रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है ऊपर? एक्सेलेरेशन कितना है? A, तो इज इट इज आल्सो इक्वल टू अल्फा 4 R4। तो दो इक्वेशन आपकी ये हो गई, 1 2। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई जितनी रस्सी पुली 3 ने कंज्यूम करी, उतनी ही रस्सी P4 ने सप्लाई करी, डिमांड सप्लाई। P3 की डिमांड है, P4 की सप्लाई है, कर सकते थे डिमांड और सप्लाई मेथड। इसने डिमांड और इसने सप्लाई, करेक्ट, ओके गुड, क्योंकि इसका काम आएगा अभी, देखना बाद में। अच्छा, और तो बस ट्रांसलेशन रोटेशन, ट्रांसलेशन रोटेशन जिसमें आप एक्सपर्ट हो। ट्रांसलेशन M1 पर M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A1 M1A, और M2 पर T3 माइनस M2G इक्वल टू M2A। रोटेशन, रोटेशन अब पुली 3 पे लगा दो, क्या लगेगी पुली 3 पर? T1 R क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस T2R क्लॉकवाइज अबाउट सेंटर ऑफ मास ही लगा रहे हैं, इक्वल टू आई अल्फा M R3 स्क्वायर बाय 2 अल्फा 3, और P4 पे लगाओगे, P4 पे क्या लगेगी? T2R क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, T2R क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, सही सोच रहे हो। इस बार पुली 4 पर T2 एंटी क्लॉकवाइज है, P4 पे T2 की वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, प्लस T3 की वजह से क्लॉकवाइज, इक्वल टू M R4 बाय स्क्वायर बाय 2 अल्फा 4। अच्छा, आई अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन कैसी है? अल्फा 3 की एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा 4 की भी एंटी क्लॉकवाइज। ओह सॉरी, M3, करेक्ट, M4 मास अलग अलग। अच्छा, अब ये तो हो गई आपकी इक्वेशन 1 2 3 4 5 6। वेरिएबल कितने हैं? A T1 T2 T3 अल्फा 1 अल्फा 2, 6 वेरिएबल, 6 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। हाँ सर, आपका क्या जाता है, आप तो बोल के चल दोगे, करनी तो हमको है सॉल्व। 6 इक्वेशन कभी सॉल्व किए हमने? हाँ, मन में ऐसा विचार आ रहा होगा। अरे आसान है, अल्फा 3 अल्फा 4 की जगह क्या करना है आपको? A/R3 A/R4 कर दो, तो 2 वेरिएबल वहीं खत्म हो गए, 2 इक्वेशन का काम खत्म हो गया। तो बचेंगे अब 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। 1 और 2 को 5 और 6 में रख दो, तो 1 और 2 का काम खत्म हो गया ना।
रिड्यूस करो, कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है। हाँ कर सकते हो। T2 उड़ाना है वो भी कर लो, 5 और 6 को ऐड कर दो, फिर T2 चला जाएगा। करेक्ट। लेकिन ये R, रुको, T1 R3 था, ये R3, और T2 R2, R4 सॉरी, ये तो मैं लिखना ही भूल गया, R लिखा, ऐसे नहीं जाएगा, टेंशन पे रख। अच्छा ये जानते हो ना कि ये डायरेक्शन क्यों लिखी हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जिससे कि अगले स्टेप में आप इसको प्लस माइनस कर सको, है ना। वो गलती मत करना, क्या ऊपर एरो ही तो बनाया, क्या हो गया, वो एरो का पर्पस ही ये है। हमने टॉर्क की डायरेक्शन नहीं लिखी, हमने सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन देख लिया, हमारा उससे काम चल जा रहा है, क्योंकि है ना, टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं तो T1 R3 की डायरेक्शन क्या आ जाती है, आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स रोटेट करेंगे, थंब की डायरेक्शन आउटसाइड। हमने वो आउटसाइड इनसाइड नहीं किया, हमने सेंस ऑफ रोटेशन से देख लिया, अच्छा लगता है, फील आती है उससे थोड़ी। कोई डाउट हो बोलो। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, एक क्वेश्चंस। डाउट? अनमोल, हिमेश, जसप्रीत, किंशुक, रुचिता, क्लियर, ओके डन। चलो फिर और करें, अच्छा सवाल। कहना क्या चाह रहे हो सर, ये अच्छा नहीं था क्या? हाँ ये भी अच्छा था, और अच्छा लिखते हैं। घरों में सबके मार पड़ती है कभी ना कभी सबको, सर आपको क्यों बताएं, मत बताओ भाई। जब भी मम्मी मारती होंगी तो बेलन से मारती होंगी, तो बेलन की शेप सबने देखी है, बेलन सबने देखा है। चप्पल नहीं, बेलन की बात कर रहे हैं बेटा, रेजुल चप्पल से पड़ती, इतनी बेशर्मी से मत बताओ यार। ठीक है बेलन देखा है। अच्छा बेलन होता कैसा है? कुछ कुछ ऐसा होता है, राइट। थोर के हथौड़े की तरह चप्पल, हाथ ही काफी है, बात सही ये बेलन कह सकते हो ना। तो इस बेलन को हमने यहां से ऐसे हैंग कर दिया दीवार से, ठीक है। इट इज फ्री टू रोटेट, बेलन इज फ्री टू रोटेट अबाउट द वायर, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक। बेलन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया आई, बेलन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया आई, ठीक। अच्छा बेलन का मास m, बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मास m, ठीक। अच्छा रेडियस भी मान लो, यहाँ पर रेडियस, ये वाली रेडियस है r1 और छोटी वाली रेडियस है r2, बड़ी वाली रेडियस r1, छोटी वाली रेडियस r2। अब इस पे आपने मास लगा दिए, ध्यान से देखना मास कैसे लगे हुए हैं। एक m1, यहाँ से पीछे से रस्सी आई बाहर निकल कर, वापस गई, फिर पीछे से आई बाहर, अंदर गई, फिर पीछे से आई, फिर अंदर गई, ठीक। और फिर ओके, हमने इसको पीछे से यहाँ से निकाला बाहर,
फिर पीछे से आई और ये आपका M2 लटका दिया। ठीक, ये M2 लटका दिया, ये M1, M1 इज ग्रेटर देन M2, नो स्लिपिंग। ये R2 थी और ये R1, करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है I, मास इसका M, बेलन का मास M। अच्छा जी, मुझे बस इतना बताओ, क्या आपको रोप समझ में आ रही है कहां से कहां पास हो रही है? जैसे M1 की बात करें तो M1 बेलन के पीछे से आ रही है रस्सी, और आपके सामने कहां पर आ रही है? सिलेंडर के सामने। ये रस्सी पीछे गई, फिर आपके सामने आई आगे से, आगे से, आगे से टर्न हो रही है, राइट। फिर M2 पर पीछे से सामने आई, फिर सामने आई और फिर सामने से ही नीचे टांगा हुआ है मास। मास कहाँ टांगा हुआ है? आगे से। और M1 कैसे टांगा हुआ है? पीछे से। क्या बात चमक रही है सबको? क्या फर्क पड़ता है उससे सर? पड़ेगा, रुको, इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा तो अगले में पड़ेगा, बट पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़वा ही देंगे, फर्क है ना। M1 से रस्सी जो जा रही है वो कैसे आ रही है? पीछे से टर्न होकर आगे, पीछे से टर्न होकर आगे, है ना। और M2 से कैसे बंधी हुई है? आगे से पीछे, आगे से पीछे। ये चीज समझ में आ रही है? आराम से ऑब्जर्व करो, 20 सेकंड लेकर बताओ। ओके गुड विष्णु। अरे बता दो कि ये चीज फील आ गई इस चीज की कि रस्सियां कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं। और एक ही रोप है, मतलब ये बार बार सर्किल कर रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर से पीछे से आएगी आगे जाएगी, पीछे से आएगी आगे जाएगी, आगे से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, अब ये कैसे घूमेगा तुम्हें ये देखना है। विलन इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, ऐसे भी कैसे भी घूम जाए। ठीक, बताना है कि M1 M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगी, अल्फा क्या होगा, मतलब इक्वेशंस बनानी है आपको। टेंशन, जितनी भी टेंशन मानो, ठीक है, टेंशन मान ली, फिर अल्फा, एक्सेलरेशन ऑफ M1, एक्सेलरेशन ऑफ M2, ये सब करो अटेम्प्ट। यशस्वी सही बोल रहा था वैसे बेटा। सामने से देखने पर ये जो आपका सिलेंडर है, जो बेलन है, वो किधर की तरफ घूम रहा है? आगे से पीछे, पीछे से आगे। तुम सामने से देख रहे हो, कैसे घूमेगा? आगे से पीछे या पीछे से आगे? करेक्ट विष्णु, करेक्ट सिंगला।
अरे आगे से पीछे, पीछे से आगे बता दे प्रेरक। करेक्ट रिचिता, करेक्ट नंदिनी। सबको समझ में आ रहा है कि ये आगे से पीछे जाएगा। करेक्ट प्रेरक, राइट। मतलब घूमेगा कैसे ये, ऐसे ही घूमेगा, इस तरीके से। करेक्ट। मान लो अल्फा। तो कौन नीचे और कौन ऊपर? m1 नीचे, एक्सेलरेशन a, m2 ऊपर। सेम एक्सेलरेशन डिफरेंट एक्सेलरेशन? सेम एक्सेलरेशन या डिफरेंट एक्सेलरेशन? धोखा खा गए प्रेरक वंश। विष्णु भी गलत, विचिता करेक्ट, आईपैड करेक्ट, नंदिनी गलत, सिंगला गलत, रेजुल गलत। धोखा खा गए बच्चों। एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। इमेजिन करो, सोचो, m1 नीचे आया, m1 अगर 1 मीटर नीचे आया लेट से, ठीक है, तो बेलन कितना घूमा होगा? कुछ सपोज एक चक्कर घूम गया, सपोज एक चक्कर घूम गया 1 मीटर के लिए, ठीक है। तो अब अच्छा तुम सोच लिए क्या, या तुम a1 a2 मान लो, a1 a2 सेम आ जाएंगे बाद में, अगर आएंगे तो, अगर आएंगे तो सेम आ जाएंगे, बट अभी तो अलग मान लो। वैसे अलग ही आएंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये अलग ही आएंगे। ऐसे आगे से पीछे गया, तो जितना एंगल ये घुमा उतना ही ये, दोनों ने सेम रस्सी छोड़ी क्या? नहीं, दोनों ने अलग रस्सी छोड़ी। सोचो, अगर थीटा एंगल घूमेगा तो बड़ा सर, एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है, ये भी घूम गया 180 डिग्री, ये भी घूम गया 180 डिग्री, दोनों सेम ही घूमेंगे। तो दोनों अगर सेम घूमे तो m1 ज्यादा नीचे आ पाएगा, है ना? दो, पूरे बेलन को आप घुमा दो 180 डिग्री, करो इमेजिन। सही, तो विजुअलाइज ही नहीं हो रहा। आओ, विजुअलाइज करने का तरीका। हाँ, ये अनरैप होगा। रैप क्यों होगा भाई?